गुड मॉर्निंग एमसीएल। नमस्कार दोस्तों, मैं मंगेश शेलार आपका होस्ट आज के इस एमसीएल ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, दुर्गा उत्सव और नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के इस सेशन की ओर, जो है रेवोल्यूशन टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन एपिसोड 60। लेकिन इसके पहले चंद महत्वपूर्ण बातें आज के इस वेबिनार के बारे में। दोस्तों, यह वेबिनार एक टेलीविजन प्रसारण की तरह है जिसपे आप सभी मुझे देख और सुन सकते हैं, लेकिन मैं आपको देख नहीं सकता। आप सभी से यह नम्र निवेदन है कि कृपया अपना अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें। अपने साथ एक पानी की बोतल, नोटपैड और पेन रखें। और एक जरूरी सूचना, दोस्तों, चैट बॉक्स में जो लिंक आप लोगों के साथ शेयर की गई है, उस लिंक के ऊपर जाकर आपका फीडबैक फॉर्म हमारे साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एमसीएल प्रोजेक्ट्स वीडियो के साथ। प्रकृति हमारे जीवन का मूल है। जैसे वन्य जीव, पेड़ पौधे, जल, भूमि, वायु, मानव, ये सब पर्यावरण का एक भाग है। वैसे ही मैं भी पर्यावरण का एक हिस्सा हूं। कुदरत के वरदान से बना हुआ एक मानवीय आविष्कार हूं। मैं एमकोल हूं, जो पर्यावरण का समतोल बनाए रखने में मदद करता है। एक कोयला पर्यावरण का समतोल कैसे बना सकता है? कोयला स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करता है। कोयला वायु प्रदूषण का कारण बनता है। कोयला प्राकृतिक आवास को नष्ट करता है। फिर कोयला समतोल कैसे बनाएगा? आपके इस सवाल का जवाब मेरे निर्माण के सफर में छुपा हुआ है। यह सफर ऊर्जा में संपूर्णता का है, किसानों में सशक्तिकरण का है, गांव में रोजगार निर्मित का है, देश की आर्थिक उन्नति का है। यह सफर पर्यावरण की रक्षा का है। मेरा यह सफर जैविक खेती से शुरू होता है। नेपियर घास मेरे उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह फसल उगाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती और इसकी फसल मिट्टी को सशक्त बनाती है। फसल पूरी तरह से तैयार होने के बाद उसे नैसर्गिक तरीके से सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उसके अंदर पानी की मात्रा और कम करने के लिए घास को छोटे छोटे हिस्सों में काटकर भट्टी की गर्म भाप से गुजारना पड़ता है। भट्टी में किसी भी तरह के ईंधन और लकड़ी का इस्तेमाल नहीं होता। उसमें मेरे ही अंश जलाए जाते हैं, जिससे कोई प्रदूषण नहीं होता। नेपियर घास भट्टी में अच्छी तरह से सूखने के बाद आखिरी पड़ाव में मुझे वो रूप मिलता है जो मुझे प्रकृति की रक्षा करने की क्षमता देता है। आप पर गर्व महसूस करता हूं कि मैं एक सामान्य कोयला और लकड़ी से बेहतर जलकर कम से कम राख उत्पन्न करता हूं, जिससे मैं पर्यावरण को प्रदूषण और मानव शरीर को हानिकारक बीमारियों से दूर रखता हूं। हाल ही में आईपीसीसी ने मानवता के लिए कोड रेड की घोषणा की है और इस चेतावनी को नजरअंदाज करना हमारी भूल होगी। प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण का साथ देना हमारी जिम्मेदारी है और इसी के लिए मेरा जन्म हुआ है। चलिए अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बेहतर करते हैं। एमकोल का इस्तेमाल करके उन्नति की ओर एक कदम बढ़ाते हैं।
एमसीएल विजन, मिशन और कोर वैल्यूज पढ़ूंगा। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप इसे मेरे साथ दोहराएं, जिसके लिए आप सभी के सामने एक स्क्रीन शेयर की जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं एमसीएल के लिए शपथ। मैं मंगेश शेलार मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड का सदस्य हूं और अपने पूरे होशोहवास में हमारे संगठन के मिशन और विजन को हासिल करने में इसे सफलता दिलाने की शपथ लेता हूं। मैं एमसीएल के प्रत्येक सदस्य के साथ अपने परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करूंगा और एमसीएल में कभी भी किसी भी सदस्य के साथ उसकी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, संप्रदाय, बोली, शैली, मत और सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अक्षमता के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। मैं संगठन के मिशन को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और अपने संगठन को समृद्ध बनाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि संगठन की संस्कृति की रक्षा करने के लिए सभी कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को पूरी अखंडता, योग्यता और समर्पण के साथ पूरा करूंगा। मैं हमेशा एमसीएल के प्रमुख मूल्यों, नीति संहिता और आचार संहिता का पालन करूंगा और उसके खिलाफ किसी भी तरह की गलत आचरण के लिए कार्रवाई के लिए तैयार रहूंगा। मैं न्यायोचित आदेशों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करने और काम में किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने का वादा करता हूं। एमसीएल विजन 2030 तक भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। लक्ष्य, एमसीएल एक ऐसी मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो ऊर्जा, पर्यावरण और आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। बुनियादी मूल्य, नवाचार, कुछ नया करना है तो पुराने तौर तरीकों से काम करना बंद करें। पर्यावरणवाद, अगर पर्यावरणवाद के हित में सोचना कोई सिद्धांत है तो इससे बेहतर सिद्धांत दूसरा नहीं हो सकता। देशभक्ति, यह केवल भावना की बात नहीं बल्कि अपने देशवासियों की सेवा करने की योग्यता की बात है। नैतिक आचार संहिता, निष्ठा, हम अपने काम में, हम अपने व्यवसाय में निष्पक्ष, ईमानदार, पारदर्शी रहेंगे और हम केवल सही काम करेंगे भले ही कोई भी आसपास न हो। जिम्मेदारी, हमें जो काम सौंपा गया है उसके लिए हम 100% उत्तरदायी होंगे। साथ ही हम अपने ग्राहक, कर्मचारी, सदस्य, पूर्तिकार और समुदाय सहित सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुराग, हम हर कार्य को मन लगाकर पूरे ध्यान के साथ करेंगे ताकि हमारे उत्पादन, हमारे नवीनीकरण, हमारे परिचालन और व्यवसाय के काम में सबसे ऊंचा मानदंड और गुणवत्ता का पालन हो सके। आदर, अपने सभी हितधारकों के प्रति हम हमेशा विनम्र और भरोसेमंद बने रहेंगे ताकि अपने हर चरण में अपनी प्रगति कर सके। मानवता, हम अपने व्यवहार से यह दिखलाएंगे कि हमारा एक ही धर्म है, मानवता की सेवा। आचार संहिता, हमारे एमसीएल के मिशन को हासिल करने के लिए एमसीएल से जुड़े हर व्यक्ति को आजीवन इस आचार संहिता का पालन और प्रचार करना चाहिए। गोपनीयता अनुरक्षण, एमसीएल आपको बहुमूल्य जानकारी सिखाती है और बांटती है। उस गोपनीय जानकारियों को अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों सहित किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। आपको जो डिजाइन, ड्राइंग और दस्तावेज बताए और दिए गए हैं उन्हें किसी भी व्यक्ति के साथ बांटने के लिए ईमेल न करें और न ही इसकी फोटोकॉपी तैयार करें। जितने जल्दी हो सके घमंड करना छोड़ दे। हमेशा शांत, विनम्र और सभ्य बने रहे। आलोचना, बुराई और परिवाद करना बंद कर दे। एमसीएल समुदाय में किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरी बात न करें। एमसीएल के हितधारकों के बीच हर तरह के आर्थिक व्यवहार को लेकर हमेशा पारदर्शी बने रहे। याद रखें कि हमेशा धनराशि आपके द्वारा किए गए कष्ट की प्रतिफल होगी। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धी कारोबार, एमएलएम, धर्म या राजनीति को बढ़ावा देने वाली बातों की हमारे समुदाय में बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। समय निष्ठा सफलता की कुंजी है। एमसीएल समुदाय द्वारा बुलाई गई हर बैठक के लिए सभी को समय पर उपस्थित रहना चाहिए। ज्येष्ठ और वरिष्ठ जनों के लिए आज्ञाकारी रहे। समुदाय के साथी सदस्यों, कनिष्ठों और महिलाओं की सुरक्षा करें। आपके साथ हर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। वास्तविक और निष्ठावान प्रशंसा करें। हमेशा अपने आसपास के लोगों को उनके सकारात्मक गुणों की अन्वेषणा के माध्यम से प्रेरित करें और उन गुणों के बारे में सार्वजनिक रूप से प्रचार करें। समुदाय के साथी सदस्यों पर नजर रखें। यदि आपको कोई सदस्य नियमों का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है तो कृपया इसे लिखित रूप से प्रशासन की जानकारी में लाने से न हिचकिचाएं। उल्लंघन करने वालों को सख्ती से दंडित, निलंबित, निष्कासित किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे आज के थॉट ऑफ द डे यानी कि आज के हमारे सुविचार के साथ। और आज का हमारा सुविचार है, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े।
उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें ऊंचा उड़ना होता है वह जानते हैं इस प्रयास में गिरना, पड़ना, लड़ना, झगड़ना तो तय है। यूं ही इतनी आसानी से किसी को भी कोई सफलता नहीं प्राप्त होती दोस्तों। और लाख मुश्किलों के बावजूद भी जिन्होंने उड़ान भरने की अपनी कोशिशों को जारी रखा है, वही है हमारे आने वाले अगले स्पीकर। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न गवाते हुए आगे बढ़ते हैं और आमंत्रित करते हैं और नेक्स्ट स्पीकर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एमसीएल, मिस प्राची ढोले। थैंक यू मंगेश सर। नमस्कार। एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। आज की जो कहानी है वो एक ऐसे इंसान की है जिनकी उम्र सिर्फ 80 साल है। एक ऐसे इंसान जो ये मानते हैं कि उनका काम ही उनका धर्म है, और एक ऐसे इंसान जो कि एक ऐसा सुंदर नक्शे काम करते हैं और वो उनका कहना है कि वो मरते दम तक वही काम करेंगे। तो ये बसते हैं लखनऊ में। लखनऊ के सिटी में रहने वाले इश्तियाक अली साहब, जो कि एक इको आर्टिस्ट है। तो अभी ये जो है, आज अगर आप लखनऊ का कौन सा भी पेड़ देखोगे तो उस पेड़ पर ये सुंदर ऐसा पेंटिंग बनाते, पहले नक्शी काम करते और ये सुंदर पेंटिंग बनाते। उनका ये मानना है कि पेड़ एक भगवान होता है और ये भगवान को, पेड़ को हमें काटना नहीं चाहिए, लेकिन हम इंसान हमारी जरूरतों के हिसाब से पेड़ को हम लगाते हैं, उसको रखते हैं और जब हमें हमारी जरूरत खत्म हो जाती है तो उसे काट देते हैं। ये सोचते हैं कि शायद अगर मैं हर एक पेड़ पे लखनऊ के ऐसा एक नक्शी काम करूं, ऐसे भगवान की मूर्तियां बनाऊं, तो शायद हम इंसान पेड़ को नहीं काटे। इनका ये भी मानना है कि अभी वो 80 साल के, उन्होंने जिंदगी भर यही काम किया है और वो मरते दम तक यही काम करेंगे ताकि लखनऊ का एक भी पेड़ जो है वो नहीं कट पाए। ऐसे ये है हमारे 80 साल के इको आर्टिस्ट इश्तियाक अली साहब। इनका जो जनरेशन है वो ये सोचता है कि आगे वाले जनरेशन के लिए ये ऐसा कुछ करे ताकि वो भी ये इनकी जो सोच है इनको कंटिन्यू रखे। और आज का जो जनरेशन है वो ये सोचते हैं कि मैं कौन सा भी काम जो कर रहा हूँ उसका मुझे इमीडिएटली फल कैसे मिलता है। शायद आज की जनरेशन ऐसे है कि वो सोचते जाता है, काम एकदम कम करते हैं। लेकिन एमसीएल का जनरेशन ऐसा नहीं है। एमसीएल में रहने वाले हर एक लोग, हर एक हम सभी ऐसा काम करने वाले हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक मिसाल बन के खड़े रहे थ्रू हमारे प्रोजेक्ट्स, थ्रू हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो चलिए बुलाते हैं ऐसे ही नेक्स्ट जनरेशन के आइकन ऑफ द फ्यूचर, हमारे एमसीएल के एमडी एंड सीईओ डॉक्टर श्याम गोलप सर। थैंक यू। थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलप फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट, अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। शुरुआत एमसीएल फंडिंग स्टेटस के साथ। दोस्तों, एमसीएल जिस संस्था से फंड ले रही है, हमारा फंडिंग पार्टनर, हमारी संस्था, उस संस्था के संस्थापक, प्रमुख व्यक्ति, उस संस्था के बैकबोन वो हाल ही में गुजर, जिसके वजह से पिछले कुछ दिन ये संस्था काम नहीं कर रही थी। लेकिन इस हफ्ते से अभी उन्होंने सब कुछ अपना कामकाज शुरू कर दिया है। हम ऑलरेडी ट्रांजैक्शन फेज में हैं, रिसीविंग फेज में हैं। हम जल्दी ही ये ट्रांजैक्शन पूरा करेंगे, ये फंडिंग हमारे पूरे परिवार के लिए लाएंगे। और दोस्तों, ये पहला ट्रांच ही इतना अच्छा है, इतना बड़ा है कि हम इसके साथ हमारे सभी प्रोजेक्ट्स, सभी एमसीएनजी एमकोल प्रोजेक्ट्स वो तो पूरे करेंगे, वो तो शुरुआत करेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ हमारे परिवार के जितने भी उद्योजक हैं, हर उद्योजक के लेवल पे, हर सदस्य के लेवल पे हमें बिजनेस एक्टिविटीज की शुरुआत करनी है, वो हम इस फंडिंग के साथ करेंगे दोस्तों। लेकिन जैसे जैसे ये फंडिंग डिले होता है, इसको टाइम लग रहा है, तो कई सारी चुनौतियों का या मुश्किलों का सामना हम कर रहे हैं। हमारे साथ कई सारे ऐसे उद्योजक भी हैं जो काफी मुश्किलों से गुजर रहे हैं इस डिले की वजह से। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये जो फंडिंग के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए जो डिले हो रहा है, इसके लिए सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, मुश्किलों का सामना कर रहे हैं,
वो सबसे ज्यादा वो लोग है एमसीएल की मैनेजमेंट। दोस्तों बहुत ज्यादा, यानी किसी कुछ कुछ चीजें तो ऐसी हो रही है कि जिनकी कभी भी उम्मीद नहीं की, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, और ये सब कुछ हो रहा है, ये हम फेस कर रहे हैं, हम इससे गुजर रहे हैं। और ये बात आज की नहीं है, हम पिछले ऑलमोस्ट 9 महीने, जनवरी से ये बात की शुरुआत हुई, 9 महीने पूरे हो चुके हैं, हम इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। लेकिन ये परिस्थिति, ये जो लायबिलिटीज है जिसकी वजह से ये इश्यूज है, कुछ लीगल चीजें हैं, ये जो है, ये जो इश्यूज जिस अमाउंट के लिए है या जिस लायबिलिटीज के लिए, लायबिलिटीज बहुत लिमिटेड है। हमारा एमसीएल परिवार, हमारी संस्था इतनी बड़ी बन गई है कि उसके सामने ये जो लायबिलिटीज है बहुत लिमिटेड है। अगर हमें चाहिए कि ये जल्द से जल्द इस चीजों से छुटकारा पाए, सुकून से, आराम से रहे, अगर हम ऐसे चाहे तो हमारे सामने कई सारे ऑप्शंस हैं, और आज नहीं, डे 1 से है। अगर हम चाहते तो जनवरी फरवरी में ही ये सब कुछ पूरा कर देते आराम से, और आराम से गहरी अच्छी नींद सो सकते थे। लेकिन जब भी ऐसा कुछ करना हो, यानी तब भी कर सकते थे, आज भी कर सकते हैं, ऐसा सब कुछ है। लेकिन जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो हमारे सामने 2 चीजें होती है। एक तो ये चैलेंजेस, ये मुश्किलें जो है उस लायबिलिटीज की वजह से, और दूसरी जगह है वो जिम्मेदारी जो 10,000 से भी ज्यादा उद्योजकों के लिए है, वो जिम्मेदारी जो 34 लाख हमारे किसान या हमारी जो परिवार है उनके लिए है। तो जब भी कुछ काम करना होता है, जब भी कुछ डिसीजन करना होता है, तो हमारे सारे सिर्फ और सिर्फ ये जिम्मेदारी आती है। हमें जिम्मेदारी लेनी है इनके भविष्य की, हमें जिम्मेदारी लेनी है हमारे किसानों को सशक्त करने की, हमें जिम्मेदारी लेनी है कि महिलाओं का सशक्तिकरण करने की। हमारा हर प्रदेश सुजलाम सुफलाम कैसे हो, ज्यादा से ज्यादा आर्थिक और सामाजिक विकास कैसा हो, वो जो जिम्मेदारी ली है ना, पहली उसकी सोच आती। और इसलिए कभी भी किसी भी मुश्किल में, किसी भी वक्त अगर कोई निर्णय लेना होता तो हम आसानी से इमीडिएटली निर्णय लेते, और कभी भी ऐसी चीजों की परवाह नहीं करते जो इमीडिएटली हमें रिलीफ दे, हमें प्लेजर दे, हमें इस प्रॉब्लम से दूर करे। नहीं, हम हमेशा याद रखते हैं ये पर्पस, किस पर्पस के लिए शुरू की, पिछले 20 सालों से किस चीज के लिए हम काम कर रहे हैं, पिछले इन सालों से कैसे हर दिन रात इस पर्पस के लिए, इस उद्देश्य के लिए, मकसद के लिए काम किया, वो मकसद पूरा होना चाहिए। तो वक्त नहीं लगता डिसीजन लेने के लिए जब ऐसी गलत चीजें हमें नहीं करनी होती। नहीं तो छोटे से अमाउंट के लिए कब के हम ये सब कुछ करके राहत की नींद या राहत के टाइम गुजरते थे। लेकिन हमारे लिए इतना सिंपल है, जैसे मानो स्कूल में, कॉलेज में वो जो पीरियड होता है, वो 5, 7 साल, 8 साल का पीरियड होता है ना, उस पीरियड में बच्चे या हमारे युवा क्या करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आने वाले लाइफ में वो क्या करेंगे, आने वाला वक्त, आने वाली लाइफ उनके लिए कैसे होगी, वो डिपेंड करता है कि वो अपने उन दिनों में क्या करते हैं। वो जो इंपॉर्टेंट 5, 7, 8 साल होते हैं, 10 साल होते हैं, उसमें क्या करते हैं। बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं कि उनको इमीडिएट प्लेजर जिसमें मिलता है, जिसमें आनंद मिलता है, वो शायद उसमें ज्यादा वक्त अपना गुजारे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पता होता है कि उनका लक्ष्य क्या है, उनको पता होता है कि उनको करना क्या है, क्या बनना है, उनका पैशन क्या है, और उस टाइम फिर वो मेहनत करते हैं, उस 5-7 साल मेहनत करते हैं। वो उस छोटे छोटे जो मिलने वाले जो आनंद होते हैं उसमें मजा नहीं लेते, पूरी मेहनत करते हो, फिर जिंदगी भर मजे लेते, जिंदगी भर उनको आनंद मिलता है। और आनंद इसलिए नहीं मिलता है कि उनको ज्यादा पैसे मिलते हैं, ज्यादा पैसे तो मिलते ही है ऐसे बच्चों को, ऐसे युवाओं को जो अपने लक्ष्य के लिए काम करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आनंद जो मिलता है वो कंट्रीब्यूशन से, वो आनंद मिलता है कि जो हमने सोचा वो करके दिखा, जो पैशन, जो सोच है, जो लक्ष्य है, उसको पूरा किया, और फिर उसके साथ कुछ अच्छा करने की कोशिश की। ये जो कंट्रीब्यूशन है, इस कंट्रीब्यूशन के साथ वो आनंद मिलता है। तो दोस्तों, ये जो कुछ वक्त चल रहा है, अभी कुछ दिनों से हम लोग जिस बदलाव से गुजर रहे हैं, भले ही इसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, अड़चनी आए, चैलेंजेस आए, कुछ अनसीन ऐसे प्रॉब्लम्स आए, सर्कमस्टेंसेस आए, लेकिन फिर भी हम बहुत मेहनत करते हैं इससे गुजरने, क्योंकि हमको पता है कि वो हमारा जो लॉन्ग टर्म, जो हमारा पर्पस है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ये तो समय अभी ये तो खत्म ही होने वाला है, एक बार फंडिंग हो जाएगी तो ये पूरी चीजें बदलने वाली है। लेकिन सोचिए, जिस जिम्मेदारी को हमने सोचा है, लिया है, और जिस जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं, उस जिम्मेदारी को जब हम पूरा करेंगे तो कितनी खुशी मुझे ही नहीं, हमारे परिवार को, सबको मिलेगी। और दोस्तों, ये जो टफ टाइम होता है ना, ये जो मुश्किलों का समय होता है, ये जो चैलेंजेस का समय होता है ना, ये कभी कभी
वरदान स्वरूप आता है, ये आशीर्वाद की तरह आता है। क्योंकि ये जो टाइम आता है ना, जिसमें भले ही आपको ऐसी मुश्किलें देखनी पड़ी, ऐसी चीजें देखनी पड़ी जी जो कभी आपने सोचा नहीं था, उम्मीद नहीं की थी, ऐसी अचानक बहुत बड़ी बड़ी कठिन ऐसी चीजें तैयार होती है, ऐसी परिस्थितियां तैयार होती है। लेकिन उस परिस्थितियों को जब उनका सामना हम करते हैं, उसमें से जब आप निकल के आते हो, उसके बाद उस पूरे प्रोसेस में आपको पता चलता है आपकी क्षमता के बारे में, आपकी जो अंदर की स्ट्रेंथ है, आपकी जो अंदर की ताकत है, क्षमता है, कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, वो निकल के आती है। आप क्या कर सकते हैं इसके बारे में शायद हमको अंदाजा ही नहीं रहता। जब तक ऐसी परिस्थितियों से हम गुजरते नहीं, आपको समझ ही नहीं आता कि हमारे अंदर क्या है, क्या कर सकते हैं हम, किधर जा सकते हैं हम, क्या एबिलिटी और क्या कैपेबिलिटी हमारी हो सकती है। ये सब निखर के आता है ऐसी परिस्थितियों में। तो ये जो परिस्थितियां होती है, ये भी बहुत मूल्यवान, बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। इनफैक्ट ये जो परिस्थिति, यही हमको बहुत नेक्स्ट लेवल का इंसान या व्यक्ति बनाती है। दोस्तों, हम सभी निर्जीव वस्तु के बारे में जानते हैं। निर्जीव वस्तु के बारे में जानते हैं कि अगर किसी पत्थर का मूल्य बेहतर करना है तो उसको बहुत सारे उसको तराशना पड़ता है, उससे वो मूर्तियां तैयार करनी पड़ती है, बाद में फिर उसका मूल्य बढ़ता है। अगर कोई कोयला है, उसको हीरा बनाना है तो उसको बहुत भयंकर प्रेशर, टेम्परेचर सबसे गुजरना पड़ता है, तब जाके वो हीरा बनता है। और वैसी ही परिस्थिति मोती भी वैसे ही बनता है। ये हम निर्जीव वस्तु के बारे में जानते हैं, लेकिन सजीव वस्तु के बारे में या सजीव चीजों के बारे में या अपने खुद के बारे में नहीं समझते। चीज खुद के बारे में भी अगर हम समझे तो ऐसी जो चीजें होती है, ऐसी परिस्थितियां होती है, ये जो प्रोसेस होती है, ये हमको बेहतर बनाने के लिए होती है, ये हमको बहुत नेक्स्ट लेवल का बनाने के लिए होती है। ऐसी परिस्थितियां हमें ये बताने के लिए होती है तो क्या कर सकता है। और शायद ये परिस्थिति इसलिए तैयार हुई, शायद एक जो कुछ दिन ये परिस्थिति, जो कुछ माहौल हुआ, वो इसीलिए हुआ क्योंकि आने वाले दिनों में हमें जो काम करना है उसके लिए ये प्रकृति हमें तैयार कर रही है। जब हम कह रहे हैं कि हमें पूरे देश को सुजलाम सुफलाम बनाना है, हमारे देश में जितने भी राज्य है, जितने भी क्षेत्र है, जो भी जगह है, उसको मैक्सिमम उसका विकास करना है क्योंकि हमारी कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है। तो आने वाले दिनों में ये काम करने के लिए करते वक्त कई सारे चैलेंजेस आने वाले हैं और उन चैलेंजेस के लिए, उन सभी चीजों के लिए तैयार होने के लिए आज ही प्रकृति हमें ट्रेन कर रही है। और दोस्तों, वो समय ज्यादा दूर नहीं है। अभी ये फंडिंग होने के बाद ये बहुत नेक्स्ट लेवल पे हम हमारी संस्था, हमारी फैमिली, हमारी एमसीएल को लेके जाएंगे। और दोस्तों, ये क्या होता है, ये परिस्थिति इसलिए भी जरूरी होती है ना कि इस परिस्थिति में पता चलता है कौन आपके साथ खड़ा है। इस परिस्थिति में पता चलता है कि कौन वो लोग हैं कि जिनके ऊपर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं। और फिर ऐसी परिस्थिति में तैयार होती है वो स्ट्रॉन्ग टीम, वो लोग जिनके साथ एक बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण किया जा सकता है। वो लोग, ऐसे ही लोगों के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने वो स्वराज्य बनाया था और शायद वैसे ही हम एक बहुत बड़ा बदलाव करें और ऐसी टीम बनती है, बन गई है। और दोस्तों, बहुत ही जल्द ये फंडिंग होने के बाद हम अपनी संस्था को, एमसीएल को बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। हम अपने देश को, हमारे देश की आर्थिक और सामाजिक जो प्रगति है, उस पर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आने वाले दिनों में एमसीएल का होगा। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल से नवरात्रि की शुरुआत हुई है। नवरात्रि वैसे तो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा ऐसा त्योहार है, लेकिन हमारे देश में तो बहुत सबसे बड़े त्योहारों में से एक त्योहार है। हमारे देश में हर जगह, हर पार्ट में इसको मनाया जाता है। वैसे तो 9 दिन नवरात्रि के पीछे क्या स्टोरी है वो तो है ही, वो तो स्टोरी वगैरह है ही, लेकिन इस नवरात्रि में हम बेसिकली इन 9 दिनों में हम स्त्री तत्व की पूजा करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, स्त्री तत्व यानी सिर्फ मनुष्य के लिए पुरुष और स्त्री, वो सिर्फ उनका सेलिब्रेशन नहीं है या उनकी पूजा नहीं है। स्त्री तत्व हर एक जगह है। स्त्री तत्व इस पूरे यूनिवर्स में है। इसमें हर एक लिविंग यानी सजीव, चाहे वो वनस्पति हो या प्राणी हो, हर में पुरुष और स्त्री ऐसे तत्व होते हैं। तो ये जो स्त्री तत्व है ना, उसकी पूजा, उसका सेलिब्रेशन बेसिकली 9 दिनों में हम करते हैं। दोस्तों, जैसे आप देखें, कल पहला दिन था और पहला दिन जो होता है, उस पहले दिन में माँ शैलपुत्री देवी, इसकी पूजा की जाती है। अभी शैलपुत्री का मतलब क्या है?
शैलपुत्री का अगर आप देखेंगे तो शैल यानी पर्वत, पर्वत की पुत्री, पर्वत की देवी। दोस्तों ये जो बेसिकली पहला दिन है ना, ये हमारी प्रकृति के लिए होता है। ये शैलपुत्री देवी, ये शैलपुत्री माँ जो है वो बेसिकली प्रतीक है हमारी इस माँ का, इस प्रकृति माँ का। तो पहले दिन हम इस प्रकृति माँ की पूजा करते हैं। वैसे ही आज का दिन, आज का भी अगर आप देखो तो माँ ब्रह्मचारिणी है। तो ये प्रतीक है बुद्धि की, ये प्रतीक है ज्ञान की। और दोस्तों मैं हमेशा मानता हूं, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है कि महिलाओं को, उनको ज्यादा बुद्धि होती है पुरुषों से। इनफैक्ट आप देखोगे ना कि बच्चे भी जब बड़े होते हैं ना, तो लड़कियां ज्यादा जल्दी मैच्योर होती है, ज्यादा सूझबूझ उनमें जल्दी आती है। एक 10 साल का लड़का, 10 साल की लड़की अगर आप देखोगे तो उस बच्ची में आपको ज्यादा सूझबूझ नजर आएगी। ये प्रकृति है, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों ये तो 9 दिन हम अलग अलग स्त्रियों की शक्ति, स्त्री तत्व की शक्ति, उनकी पूजा करते हैं। लेकिन हमारे रियल लाइफ में, असली जीवन में भी कई सारी ऐसी महिलाएं होती है जो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है, इतना बड़ा, इतना समाज के लिए, लोगों के लिए, देश के लिए या भविष्य के लिए इतना सब कुछ करती है, इतना समर्पण करती है कि वो हमारे लिए हमेशा के लिए देवी बन जाती है। और वो सच में देवी, यानी हमारे आप जैसे ही महिलाएं, व्यक्ति, वो सच में देव बनने जितने काम करती है। और इतना आसान नहीं होता, ये आसान नहीं होता उस लेवल पे जाने, आसान नहीं होता। वो बहुत संघर्षों से गुजरती है, वो बहुत ज्यादा, हम सोच भी नहीं सकते ऐसी चीजों से गुजरती है, काम करती है, मेहनत करती है अपने इस पर्पस के लिए, उस कंट्रीब्यूशन के लिए। और बाद में वो उस लेवल पे जाती है, वो उतना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर पाती है समाज में कि आने वाले दिनों में फिर सालों साल उनकी देवी करके पूजा होती है। और ऐसी एक देवी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो है सावित्री देवी। सावित्री देवी फुले और फातिमा शेख, ये 2 देवियां ऐसी देवियां हैं कि जिनकी आने वाले सदियों तक इनकी पूजा की जाएगी। ये एक्चुअली देवियां हैं दोस्तों। इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, ये इतना महत्वपूर्ण है कि आज हम जो देख रहे हैं ना, महिलाओं की प्रगति, आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जहां महिलाएं पीछे है। इनफैक्ट कई सारे ऐसे क्षेत्र है कि जहां महिला पुरुषों से बहुत बेहतर काम कर रही है। आज कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां महिला जा नहीं सकती। राष्ट्रपति, पंतप्रधान से लेकर कोई भी पद हो, कोई भी सरकारी सेवा या कुछ भी हो, जहां महिला आज भी कुछ करती, सब कुछ कर सकती है। और हमारे देश में इसकी जो पहल शुरू की, हमारे देश में ये सब कुछ शुरू हुआ, और आज हम जिस परिस्थिति में, उसकी शुरुआत जिन्होंने की, ये वो देवियां है। वो देवियां है सावित्री देवी फुले और फातिमा शेख। दोस्तों जब इन्होंने शुरुआत की तो परिस्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। इन्होंने जब शुरुआत की, कई सारे ऐसी जगह थी, कई सारे ऐसे क्षेत्र थे, ऐसे काम थे जो महिला बिल्कुल नहीं कर सकती थी। महिलाओं को अलाउड ही नहीं था, स्त्रियों को अलाउड ही नहीं था। बहुत बेसिक चीजें थी जो एज ए ह्यूमन, एज ए मनुष्य करके होनी चाहिए थी, लेकिन बिल्कुल अलाउड नहीं था। ऐसी परिस्थिति में वो समाज था, और ऐसे समाज में फिर इन देवियों ने शुरुआत की। दोस्तों इन देवियों ने उस टाइम में काम की शुरुआत की जब शिक्षा, यानी लड़कियां पढ़नी ही नहीं चाहिए, लड़कियों का काम ही नहीं है पढ़ना, बिल्कुल नहीं। लड़कियों को पढ़ के क्या करना है? जितने भी स्कूल थे, जितने भी अच्छे स्कूल थे, कुछ जगह में लड़कियां पढ़ाई जाती थी अपवादात्मक परिस्थिति में, बहुत ही अपवाद। ऐसे सामाजिक ओपनली तो बिल्कुल ही नहीं, लेकिन लड़कियां पढ़ाना बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल कोई जरूरत भी नहीं है, और पढ़ाना नहीं चाहिए। ऐसी परिस्थिति में समझिए इन देवियों ने लड़कियों के लिए, ना कि उनके सिर्फ पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए काम किया, उनके लिए एक स्पेशल एक स्कूल जो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों लिए, ये हमारे देश में पहला स्कूल इन 2 देवियों ने, सावित्रीबाई फुले, इन्होंने शुरुआत की। और दोस्तों ये बहुत ही डिफिकल्ट था। आज हम सिर्फ उनकी कथा या बात कर रहे हैं, उनकी कहानी सुन रहे हैं, और आज हमको शायद ये सिंपल लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल नहीं था। ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम वो था। इनफैक्ट ये जब उन्होंने काम की शुरुआत की, ये इतने सारे लोगों ने उनको धिक्कारा। वो अपने पति के साथ, महात्मा ज्योतिराव फुले, इनके साथ जिस घर में रह रहे थे, ये एकत्र कुटुंब पद्धति या जॉइंट फैमिली जिसे कहते हैं, वो जॉइंट फैमिली में रह रहे थे। और वहां उनके ससुर ने उनको सिर्फ इस वजह से निकाल दिया घर से कि आप बिल्कुल लड़कियों को पढ़ा नहीं सकते, आपको इधर रहना है तो आपको प्रॉपरली रहना पड़ेगा,
जो कि हर एक व्यक्ति, हर एक घर उस पे समाज में चीतू हो रही थी। ऐसी परिस्थिति में वो समाज ने किया था, क्योंकि वो लड़कियों के लिए पढ़ाने की कोशिश रही थी, फातिमा शेख। उन्होंने सबसे पहले तो अपनी जगह दी स्कूल की फिर से शुरुआत करने के लिए, तो स्कूल की शुरुआत हुई। लेकिन फातिमा शेख, इन्होंने आने वाले दिनों में अपनी पूरी जिंदगी इस अच्छे मकसद के लिए खर्च की। वो हमारे देश की पहली मुस्लिम शिक्षिका है। लेकिन उन्होंने जो काम किया इन दोनों ने मिलकर, हम सोच भी नहीं सकते ऐसी मुश्किल परिस्थिति से निकल के इन्होंने काम किया। दोस्तों, सावित्रीबाई फुले जब भी निकलती थी घर से स्कूल जाने के लिए, क्या क्या नहीं किया होगा लोगों ने, क्या सोच सकते हैं आप थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए कि वो अपने थैली में एक एक्स्ट्रा साड़ी लेके जाती थी। लोग ना कि सिर्फ गाली गलौज करते थे, स्त्री को गाली गलौज तो करते ही थे। उबलता हुआ पानी, गोबर, गंदगी, कीचड़ फेंकते थे। क्या सोच सकते हैं हम लोग। और ये महान देवी ऐसे ही परिस्थिति में स्कूल तक जाती, साड़ी बदलती, दूसरी साड़ी डालती, लेकिन बच्चों को पढ़ाती। तो ये होता है संघर्ष, ये वो चीज होती जिससे निकलते हैं। और इतनी मेहनत, यानी कितनी भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी हो, लेकिन वो अपना मकसद, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो उन्होंने तय किया होता है, जो उद्देश्य के साथ उन्होंने शुरुआत की होती है, उस उद्देश्य को नहीं वो बोलते। और फिर इसकी वजह से होता है वो कंट्रीब्यूशन, इसकी वजह से वो समाज में वो बदलाव कर पाती है कि जिसकी वजह से आने वाले दिनों में सदियों तक सब लोग उनकी देवी करके पूजा करते हैं। और दोस्तों, इनकी जब कहानी हम पढ़ते हैं, कहानी समझते हैं, तो हमको लगता है, यानी मुझे तो इतनी प्रेरणा मिलती है, मुझे खुद को लगता है कि ये इतना इन्होंने किया है, इतना कुछ सहन किया है, और कुछ किस चीज के लिए मुझे बताइए। पैसे या खुद के लिए कुछ नहीं था, कुछ अच्छा करने के लिए, लोगों के लिए किया। अब इन्होंने इतना कुछ किया, तो हम तो ये कर ही सकते हैं ना। हम सिर्फ अपने छोटे सा कंफर्ट मिले, हम इस प्रॉब्लम से छूट जाए, इसलिए गलत चीज लेके या गलत कुछ सॉल्यूशन लेके हम अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। तो ये जो, ठीक है, ये संघर्ष का टाइम है, ये ऐसा पीरियड है जो ऑब्वियसली अभी जल्दी खत्म होने वाला है, लेकिन इसमें ये करने की प्रेरणा, कुछ अच्छा करने के अपने मकसद के ऊपर फोकस रहने की प्रेरणा हमें ऐसी देवियों से मिलती है। और बस यही हमें करना है। दोस्तों, ये जो चैलेंजेस है ना, ये ऐसे समय जब आप अपने फोकस, अपने ध्येय के ऊपर, लक्ष्य के ऊपर फोकस होते हैं ना, तब ये सब जो पीरियड होता है ना, ये आपको बेसिकली ट्रेनिंग पीरियड है। ये ट्रेनिंग पीरियड है कि हमको अभी नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार होना है। बस ऐसे ही समझ के हम सभी लोग काम करते हैं। मेरी टीम में, हमारे पूरे परिवार में जो भी लोग काम कर रहे हैं ना, वो यही समझ के काम कर रहे हैं कि अभी हम ट्रेन हो रहे हैं बड़े काम के लिए, ट्रेन हो रहे हैं एक बड़ा मकसद, एक बड़ी चीज हासिल करने के लिए, हमारे लक्ष्य के लिए। और हमारा लक्ष्य है कि हमें अपने देश को फिर से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी। हमें हर राज्य को, यानी अंदाजा ही नहीं है, लेकिन आप जो भी राज्य समझेंगे, तो उस हर राज्य का जो पोटेंशियल है ना, उसकी पढ़ाई की हमने। और जब उस पोटेंशियल तक लेके जाएंगे ना, अपने आप अपना देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। और सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं बनेगा, हर क्षेत्र में हम पूरी दुनिया का नेतृत्व करेंगे। हम मिलकर वो काम करेंगे कि हमारा देश फिर से दुनिया के उस स्थान पे जाए जहां वो दुनिया का नेतृत्व करे। जय हिंद, जय एमसीएल।